गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 हमारी सोशल साइंस की बुक में से, क्लास 8 की। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम हमारा संविधान कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझने की बात की जाए तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ रहती है उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। जैसे कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब एग्ज़ाम्स लिखने जाते हैं तो एग्ज़ाम्स के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि 10th बोर्ड के टाइम पे आप जाते हैं तो आपको एक तो जो उसमें पाउच आप अलाउड किया जाता है अंदर, वो होता है पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। फिर आपके पास हॉल टिकट होनी चाहिए। आप लोग पेन पेंसिल लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए आपका जो पहले 10 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है। फिर जब बेल रिंग होती है पहली, उसके बाद आप पेपर लिखना शुरू करते हैं। 10 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं पहले, तो दूसरी बेल रिंग होने पे ही आप उसको लिखना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही 3 घंटे पूरे होते हैं आप लिखना बंद करेंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, उसी को फॉलो करके आपको परीक्षा देने दिया जाता है। तो इसी प्रकार कोई भी देश जो है, जैसे भारत की बात करें या दुनिया का कोई भी देश है, उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ हमारी परीक्षा की। तो परीक्षा या कोई स्कूल है वो एक छोटी सी चीज़ है, यानी कि एक स्कूल यानी कि जिसमें 1000-2000 बच्चे पढ़ते होंगे। लेकिन भारत एक दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी लगभग 135 करोड़ के करीब है। तो ऐसे इतने बड़े देश को चलाने के लिए अगर रूल्स नहीं होंगे तो सोचो क्या होगा। तो इस प्रकार से जो रूल्स का एक सेट है, अ ग्रुप ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज सेट टू रन द कंट्री प्रॉपरली, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग है। इसमें जो कुछ भी लिखा गया है, यानी कि रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, शब्द जो आप देख रहे हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किए गए हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है इसको हम प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अ सिस्टमैटिक कंपिलेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की सरकार को, देश को चलाने के लिए जो एक सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह की हो सकती है, या तो रिटन या फिर अनरिटन। यानी कि कहने का मतलब कि रूल्स, जो कानून, लॉज बनाए जाते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। वो दोनों तरह से लिखी जा सकती है, या तो रिटन या फिर ओरल भी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रियम्बल होती है, जो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल। ये हमको अनुमान देती है कि अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस पे बेस्ड है। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? भारत की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसको बनाने का उद्देश्य जो था, जिसके पीछे जो राष्ट्रीय गोल्स थे और एम्स थे, वो थे जैसे कि भारत एक डेमोक्रेसी बने, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनल यूनिटी, यानी कि भारत जो है वो हर तरीके से समृद्ध हो, हर एक फील्ड में समृद्ध हो, यही इसका उद्देश्य रहा है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके लिए सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए जाने के बाद 9 दिसंबर 1946 को इसने अपना काम शुरू किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी वो, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, यानी कि विद्वान लोग और बड़े बड़े लीडर्स को शामिल किया गया था। उनका जो पॉलिटिकल विजन था, यानी कि वो भारत को, जो दूरदर्शिता थी उनकी, जिससे भारत को आने वाले समय में कभी भी किसी भी समस्या का उन्मूलन करने की ताकत उसमें दी गई थी। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये शामिल की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसको लिखने से पहले ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे नेताओं को इसमें शामिल किया गया था जो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट्स थे। जैसे कि लीडर्स का कुछ नाम यहाँ पर दिया गया है: जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा। ये कुछ लोग थे जो उस समय के हमारे महान नेताओं में से एक थे, और इन सब ने मिलकर ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को आज का रूप दिया है। इसके अलावा फ्रैंक एंटनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड एच.पी. मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया था, किसी भी एक कम्युनिटी को छोड़ा नहीं गया था। इसके अलावा कमेटी के जो स्कॉलर्स थे, जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी इसमें थे। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिनको हम K.M. मुंशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये महान विद्वान लोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा फीमेल मेंबर्स की बात कीजिए तो मेल्स थे। फीमेल मेंबर्स की बात करें, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया था उस समय। इसके अलावा इसकी बहुत सारी सब कमिटीज़ थी, यानी कि इसके अंडर में छोटी छोटी कमिटीज़ थी, छोटे जो इसके पार्ट्स थे वो भी इसके अंदर काफ़ी बनाए गए थे, ताकि हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पहलू के ऊपर चर्चा की जा सके। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इसको फाइनल शेप दिया था। लगभग इसको, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम ऐसा नहीं था कि सुबह शुरू किया और शाम को हमने लिख के छोड़ दिया। इसके लिए 166 बार मीटिंग हुई थी और लगभग इसमें समय लगा था लगभग 3 साल का। 3 साल में सिर्फ 12 के 13 दिन कम थे, तो इतने दिन लगे थे इसको लिखने में, ऑलमोस्ट 3 इयर्स इसको लिखने में लगे थे। 166 इसकी मीटिंग्स हुई थी और 26 नवंबर 1949 को ये लिखकर तैयार कर दी गई थी और इसको पास कर दिया गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इसी कारण से हम 26 जनवरी 1950 के दिन से ही हम रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे महान नेताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी कंट्री फंक्शन नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश को चलाने के लिए। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही फाइनली, यानी कि बहुत ही ध्यान से इसको लिखा जाता है, अपने सब सिद्धांतों को, सब आइडियल्स को ध्यान में रखकर। देश भाई किस तरीके का देश है, जैसे भारत एक डेमोक्रेसी है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। ये हमें बताता है कि इस देश के अंदर किस प्रकार की गवर्नमेंट है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसको किस प्रकार से हम चलाएंगे, ये भी इसमें हमें पता लगता है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी के अंदर हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं ताकि वो देश को चला सके ऑन आवर बिहाफ, कि हमारी जगह पर, हमारी तरफ से वो देश को चला सके, क्योंकि हम नहीं चला रहे इसलिए वो चलाएंगे। और इसका ये भी एक उद्देश्य रहता है कि कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति जो पावर में है, जो सत्ता में है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाती है। अब हम देखते हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है वो है डेमोक्रेसी, यानी कि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक रूल है। यानी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कौन सा गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यानी कि इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। हर एक सिटीज़न जो 18 साल से ज़्यादा का उम्र का है, 18 साल है उससे ज़्यादा, वो वोट डालता है इस इलेक्शन के अंदर, और नेताओं को चुना जाता है। और जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, जो इलेक्टेड मतलब जो चुने गए नेता होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो देश को हमारे बिहाफ पे चलाते हैं। अब कोई भी वोटर जो है वो वोट डाल सकता है। वोटर यानी कि आप और हम, जितने भी भारत के अंदर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो वोटर्स हैं, और वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं। कंटेस्ट का मतलब कि वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। वो इलेक्शन लड़ने के लिए रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5, जिनको चुना जाता है वो 5 साल के लिए रूल करते हैं, और हर एक सिटीजन जो है भारत में रहने वाला वो फॉलो करता है। बहुत सारी चीज़ें उनको, फ्रीडम उनको मिलता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपनी मर्जी का वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। तो ये सब आज़ादी, यानी कि आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें हमको दी गई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही। आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वोटिंग या पुलिंग बोथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वोटिंग किस प्रकार से की जाती है। अगर आप तो छोटे हैं, खैर आप तो कभी वोट करने नहीं गए होंगे और ना ही वहाँ पर अंदर जाने दिया जाता है वोटिंग के समय, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि वोटिंग के दौरान कैसा माहौल होता है। हमारा टॉपिक है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब भारत जो है एक सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर नेशन मतलब गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी कि भारत का जो धर्म है वो कोई भी धर्म नहीं है, सब धर्मों को समान रूप से यहाँ पर दर्जा दिया गया है। सरकार जो है किसी धार्मिक नीति के हिसाब से नहीं चुनी जाती है, सब धर्मों को लोग समान हैं यहाँ पर, और सरकार जो चुनी जाती है, नेता चुने जाते हैं, वो किसी भी तरीके से धर्म के आधार पर उनके भेदभाव नहीं किया जा सकता। ना ही सिटीजन्स के साथ, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनके धर्म के आधार पर, उनकी रिलीजन के आधार पे, वो किस जाति से, इस आधार पर उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। हर एक सिटीजन जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, उसको बढ़ाना।
इसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। रिपब्लिक का मतलब जैसे कि यहाँ पर शब्द आता है पब्लिक, पब्लिक मतलब लोग, तो रिपब्लिक का मतलब कि जहाँ पर सरकार जो है उसको सारी पावर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिलती है पब्लिक से ही, यानी कि हम ही तो लोगों को चुनते हैं। अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो नेता कैसे चुने जाएंगे। तो हम लोगों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को चुना है। तो हमारी सरकार किस तरह की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम, जिसका मतलब पावर आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल, यानी कि पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन वो सब सिटीजन्स के हाथ में है। जैसे कि कोई कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर, किसी भी आधार पे भेदभाव किए बिना, देखिए भले मैं हूँ, भले आपके पेरेंट्स हैं, भले इस दुनिया में इस भारत में रहने वाला कोई भी सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र का है, जो वोट डालता है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, तो पावर सारी जो है हम सब लोगों के हाथ में है। कैसे? अब आप बोलोगे कि आप कैसे कर सकते हो सर। अब देखिए आने वाले इलेक्शंस के अंदर हम चाहें तो हम किसी भी पार्टी को वोट डालकर, किसी भी नेता को वोट डालकर उसको जिता सकते हैं, और किसी को भी वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो वो पार्टी हार जाएगी, वो नेता हार जाएगा। तो इस प्रकार से जो पावर डायरेक्टली जो है वो पब्लिक के हाथ में है। भले हम डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो चुनते तो हम ही है ना। तो इस तरीके से हम लोग रूल कर रहे हैं देश के ऊपर। एनी कॉमन पर्सन, यानी कि भारत के अंदर रहने वाला कोई भी कॉमन आदमी, महिला या पुरुष, भले वो एक सब्जी बेचने वाला है, दुकान वाला है, कुछ भी है, वो गांव का सरपंच बन सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, मैसन मंजी भाई जो था वो एमएलए का इलेक्शन लड़ा और वो एमएलए बन गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शन लड़कर नेता बन सकता है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारी सरकार के, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर में आती है पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे नेताओं की बात की जा रही है जो जहाँ पर चुने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में आता है प्राइम मिनिस्टर और उसके दूसरे मंत्री। जैसे अभी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब और उनका जो मंत्रालय है, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं या बाकी जो भी मंत्री हैं, वो सब इसमें आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट इसमें सबसे ऊपर रहता है। लेजिस्लेचर मतलब हमारे जो नेता हम लोग चुनते हैं वो। पार्लियामेंट आप जानते हैं ना, अभी पार्लियामेंट्स के अंदर हमारे सेशंस चलते हैं। अभी मानसून सेशन शुरू होगा, विंटर से ख़त्म हो गया, विंटर सेशन चलने वाला है। तो इस तरीके से ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी आप जानते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो भी ऐसा ही रहता है। देखिए यहाँ पर दोनों में क्या भेद है। देखिए ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर प्रेसिडेंट था, लेकिन यहाँ गवर्नर है। ये लेजिस्लेचर सेम है, यहाँ पर इनका लोकसभा और राज्यसभा था, यहाँ पर हमारा विधानसभा और विधान परिषद है। गवर्नर के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, यानी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था ऊपर, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और उसके साथ के मंत्री हैं। इसके नीचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, क्योंकि लोकल लेवल पर भी आपको जाना है ना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत आता है, यानी कि गाँव को देखती है, और फिर म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो कि शहरों में काम करती हैं। यहाँ पर भी जुडिशरी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हाईएस्ट लेवल पर हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर दिया गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के रूप में इन तीनों को देखते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर का काम क्या है? देखिए जो लेजिस्लेचर है ये क्या करता है, ये कानून बनाने का काम करते हैं। आप जानते हैं ना, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर बिल पास किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। इम्प्लीमेंट मतलब उसको अप्लाई करने का काम करता है, ये भी कानून कल से लागू हो रहा है। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी देखती है कि लोग फॉलो करें लॉ को। क्या करें? लोग फॉलो करें लॉ को, और जो लोग फॉलो नहीं करते उनको सजा भी दी जाती है जुडिशरी के द्वारा, और लोगों के ऊपर अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले, ये भी देखने का काम जुडिशरी का ही होता है। अगला हमारा टॉपिक है फेडरल स्टेट। अब भारत एक फेडरल स्टेट है कि नहीं? हाँ, भारत एक फेडरल स्टेट है। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन फ्रेम लॉज। अब फेडरल का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि भारत के जो अलग अलग मुद्दे हैं, यानी कि जो भी मुद्दे रहते हैं हमारे सामाजिक या धार्मिक या किसी भी तरीके से, उन मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, ये अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, लॉज, कानून बना सकते हैं। देयर आर 3 सच लिस्ट, इसलिए यहाँ पर 3 ऐसी लिस्ट होती हैं जिसके बारे में आप अगली क्लास में 9th में आकर पढ़ेंगे। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं, ऐसे मामले आते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें ये दोनों ही समान रूप से
हस्तक्षेप कर सकते हैं। लॉज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जो लॉ बनाती है वो पूरे देश पर लागू पड़ता है। जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है वो सिर्फ स्टेट में ही लागू पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर एक इंडियन सिटीजन को राइट्स देते हैं। राइट्स मतलब अधिकार, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर एक सिटीजन को दिए गए हैं भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि 26 नवंबर 1949 को लिख दी गई थी और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको भी जस्ट हमने पढ़ा पीछे। ये 26 नवंबर को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो लिख ली गई थी 1949 में, और 1950 की 26 जनवरी को इसे अप्लाई किया गया, इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब इसके मुताबिक जो भारत के सिटीजन्स हैं उनको राइट्स दी गई हैं, और ये राइट्स जो है गारंटीड दी गई हैं ताकि वो भारत में रहकर एक शांतिपूर्ण जीवन बिता सकें, और जब तक चाहे वो इस धरती के अंदर रह सकते हैं, इस पृथ्वी के अंदर, इस भारत देश के अंदर रह सकते हैं। वो भारत के नागरिक हैं और वो यहाँ के जो मौलिक अधिकार वो हर एक सिटीजन को बराबर रूप से दिए गए हैं। अब जो कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, लेकिन भारत में हमको कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स मिली हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, and right to constitutional remedies, जिसको हम right to constitution remedies for the protection of civil rights भी कहा गया, जिसको हम right to constitutional remedies के नाम से भी जानते हैं। ये भी हम लोग अगले चैप्टर में, अगली क्लास में आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भारत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया भारत का, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या क्या अधिकार दिए हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं ज़रा सा। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने भी पीछे लिखा है। वो आर द मेन लीडर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लीडर्स का नाम आप लिख सकते हैं पीछे से ढूंढ के। सैलेंट फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें, डेमोक्रेसी, देन हमने पढ़ा था सेकुलरिज्म एट्सेट्रा। वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर द नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर देश के अंदर लॉज कानून नहीं होंगे तो देश की हालत कैसी होगी, आप जान सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं इस आंसर को। वाई इंडिया इज नोन एज रिपब्लिक, रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो सब किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में है, इसी कारण इसको रिपब्लिक कहा जाता है। When was the Constitution India enforced? Constitution हमारी 26 जनवरी 1950 को फोर्स की। Our Constitution starts with dash preamble. Dash was the president of Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. India has adopted dash system of government, democratic system of government. The election are held in our country every कितने साल में इलेक्शन होते हैं? 5 years, हर साल 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो इनके आंसर्स आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से शुरू होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा प्रीएम्बल। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहां पर आएगा डेमोक्रेटिक। ये है हमारा एवरी 5 years, तो यहां पे आंसर आएगा हमारा 5 years। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है, इसके हमें आइडेंटिफाई करना। आई एम अ फेडरल स्टेट, वी नो इट इज़ इंडिया, हमारा देश जो है वो एक फेडरल स्टेट ही है। इसके बाद आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? गवर्नर, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री कांट रन विदाउट मी, किसी भी देश की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती है किसके बिना? कॉन्स्टिट्यूशन के बिना। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो सब रूल्स बनाती है, रूल्स और सेट सब उसी में होते हैं कि कैसे आपको देश को चलाना है, वरना सब लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। आई एम द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जैन 1950 के बाद से। आई वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज वगैरह, सब कुछ आपको मैंने इस चैप्टर में बता दिया है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।